नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखाते हैं। भारत इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक ओर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीमाओं की रक्षा का प्रण है। बड़ी खबर यह है, सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प के बीच आज भारत का विजयोत्सव है। करगिल जीत के आज 21 साल हो गए। करगिल पर देश के रणबांकुरों को देश ने आज याद किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी लेना, लेकिन हम कह रहे हैं कि दुश्मन खबरदार रहे, क्योंकि दुष्टों को भारत के वीर सबक सिखाना जानते हैं। 26 जुलाई 1999 को जब करगिल लड़ाई में भारत की जीत हुई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सेना के वॉर रूम में गए थे। वहां उन्होंने क्या कहा था, यह हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। वह स्पेशल रिपोर्ट कश्मीर के आतंक पर हमारे पास आज एक स्पेशल रिपोर्ट है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आतंक के रंगरूटों की अब उम्र कितनी होती है। साथ ही 370 हटने के 1 साल होने वाले हैं। इसके हटने से आतंक का कांटा किस तरह से साफ हुआ है, इस पर भी हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर राजस्थान से, जहां का सियासी संकट जस का तस बना हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस ने राजस्थान की लड़ाई को लोकतंत्र बचाव का नाम दे दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर देश भर में राजभवनों को घेरने की रणनीति बना ली है। वहीं बड़ी खबर यह भी है, अनलॉक 3 1 अगस्त से लागू होगा, लेकिन क्या अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल खुलेंगे? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। अब फैसला गृह मंत्रालय को करना है। वहीं अहम खबर आज की यह भी है, कोरोना से दुनिया जूझ रही है और जानना चाह रही है कि यह फैला कैसे। इस बीच यह सवाल उठ गया है कि क्या वुहान में जानबूझकर बाढ़ जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि कोरोना फैलाने के सबूत को मिटाया जा सके। ये तमाम खबरें विस्तार से अगले 1 घंटे में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत देश ने आज उन रणबांकुरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने करगिल में पाकिस्तान को परास्त करके करगिल की चोटी पर विजय पताका फहराई थी। करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शहादत को नमन किया गया। दिल्ली और द्रास समेत देश के तमाम शहरों में करगिल विजय दिवस मनाया गया और वीरों को याद कर उन्हें सलामी पेश की गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी पाकिस्तान पर करारा वार किया है। देखिए। इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति अमर सपूतों के पराक्रम के किस्से सुना रही है। गर्व से गर्दन ताने देश सुन रहा है अपने रणबांकुरों की शौर्य गाथा। दम साधे देश सुन रहा है कि हजारों फीट ऊंची कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर कैसे हमारे जवानों ने दुश्मन को परास्त किया था। सब कुछ सुन रहा है देश एकदम दम साधे। ये धुन जब भी बजती है, धरती रुक जाती है अपनी धुरी पर, हवाएं चूमने लगती हैं अपने वीर लालों के ललाट। देश देखता है अपने बहादुरों के बलिदान का हासिल। मन का कोना कोना क्या जोरदार ज्याले थे। पूरा देश आज गर्व कर रहा है उन रणबांकुरों पर जिन्होंने करगिल की बसंती शाम को अपने रक्त से नहलाया था, जिनके लहू के निशान आज भी करगिल की चट्टानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को पस्त किया था। देश सलाम कर रहा है उन योद्धाओं को। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान तो है ही बदमिजाज मुल्क, उसकी नीयत में खोट हमेशा से ही रहा है, मगर भारत हमेशा ही पाकिस्तान के खोट पर चोट करता रहा है। दुष्ट दुश्मन को भारत से हमेशा करारी हार मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं
ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। 1999 में 60 दिनों तक चली करगिल की लड़ाई, लेकिन 26 जुलाई को जब लड़ाई खत्म हुई तो पाकिस्तान एक बार फिर पस्त पड़ा था। हर साल इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन द्रास में कोरोना के चलते इस बार कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, मगर देशभक्ति की भावना वैसी ही है। पूरा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। 21 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना ने करगिल की चोटियों पर पाकिस्तान के साथ 2 महीने तक लड़े गए युद्ध के बाद विजय की घोषणा की थी। दरअसल 21 साल पहले लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सेना ने काफ़ी सारे सबक सीखे, क्योंकि ये लड़ाई पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाई के मैदानों में लड़ी गई थी। उसके बाद भारतीय सेना काफ़ी ताकतवर बन गई है, हथियारों के तौर पर भी और प्रशिक्षण के तौर पर भी। रिटायर्ड जनरल वेद प्रकाश मलिक ने एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर 1999 में सेना के वॉर रूम की है, जब सेना के वॉर रूम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे। वहां उन्होंने न सिर्फ सेना का हौसला बढ़ाया था, बल्कि तैयारियों की समीक्षा भी की थी। उन्हीं कारगिल के योद्धाओं को सलामी देने रक्षा मंत्री दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंचे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उन्होंने जवानों को सैल्यूट किया। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। इन दृश्यों को बसा लीजिए निगाहों में, क्योंकि ये शिलापट पर लिखे सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो भावनाएं हैं जो धड़कती हैं मुल्क के सीने में धड़कन बनकर। ये देश के गुमान हैं, देश का अभिमान है, देश का सम्मान है। फरवरी 99 में हमारे प्रधानमंत्री अटल जी पाकिस्तान जाके लाहौर समझौता करते हैं, और उस वक्त पाकिस्तान ये कायराना हरकत में इंडल्स था। एक किस तरह का एक धोखेबाज देश है। हिंदुस्तान की सेना मजबूत सेना है, हमेशा पराक्रम, शौर्य और बलिदान में विश्वास रखती है। करगिल के अपने योद्धाओं को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है और करगिल विजय दिवस मना रहा है। मगर यहां यह जानना जरूरी है कि करगिल का युद्ध कब और कैसे हुआ, कैसे हमारे जाबाजों ने करगिल में अपने शौर्य की कथा लिखी, कैसे उन्होंने दुश्मन को परास्त किया। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने सूचना दी कि पाकिस्तानी सेना ने करगिल में घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया है। 5 मई 1999 को पेट्रोलिंग करने गई टीम को पाकिस्तानी सेना ने बंधक बना लिया और 5 सैनिकों की हत्या कर दी। 10 मई 1999 को पहली बार लद्दाख के द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। 27 मई 1999 को पाकिस्तान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया। 6 जून 1999 को भारतीय सेना ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 9 जून 1999 को बाल्टिक क्षेत्र की 2 अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा जमा लिया। 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलिंग पर कब्जा कर लिया, जबकि 29 जून 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के नजदीक .5060 और .5100 चौकी पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। 2 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने करगिल पर 3 तरफ से हमला बोल दिया। 2 दिन के बाद 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर फिर से अपना कब्जा जमाया।
जबकि 5 जुलाई 99 को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर फिर से कब्जा किया। उसके बाद 7 जुलाई भारतीय सेना ने बटालिक में जुबर हिल पर कब्जा कर लिया। 11 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने बटालिक से भागना शुरू कर दिया। उसके बाद 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल युद्ध में जीत की घोषणा की। 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर विजय दिवस मनाया गया था। इस युद्ध में भारत की ओर से 522 से ज्यादा जवान शहीद हुए। करगिल युद्ध में 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। करगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे हमारे रणबांकुरों ने विपरीत परिस्थितियों में जीता था। इसीलिए आज पूरा देश उन जवानों को याद कर रहा है, उन्हें सलामी दे रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। भारतीय सेना ने करगिल में अदम्य साहस, वीरता का परिचय दिया था और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। यह एक ऐसा लम्हा था जो हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देगा। आज करगिल दिवस के 21 बरस पूरे होने पर सेना ने करगिल वॉर पर 2 मिनट 8 सेकंड की एक फिल्म रिलीज की है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि करगिल की पहाड़ी पर हमारी सेना ने कैसा पराक्रम दिखाया था। तस्वीरें हैं जो हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर एक और अच्छी खबर कश्मीर से आ रही है। कश्मीर में आतंकवादियों के दिन पूरे हो गए हैं। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट ऑपरेशन में ताबड़तोड़ आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत सुरक्षा बल आतंकी पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं। आपको यह जानना चाहिए कि इस ऑपरेशन में सेना को आम कश्मीरियों का भरपूर साथ मिल रहा है। आज तक की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में आतंक की उम्र अब 30 दिन है। सेना का सिर्फ एक फॉर्मूला है, जिसने भी हथियार उठाया उसका सफाया निश्चित है। ऑपरेशन क्लीन के तहत टॉप कमांडर ढेर किए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। खोज खोज कर आतंकियों को मार रही है सेना। उनके हाइड आउट को तबाह किया जा रहा है। इस साल अब तक 154 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। पिछले 30 दिन में सुरक्षा बलों ने 33 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। एक खास बात यह है कि हथियार उठाकर सुरक्षा बलों को चुनौती देने वाला कोई भी आतंकी 30 दिन की उम्र पार नहीं कर पा रहा है। यानी उनकी पहली गोली और आखिरी गोली चलाने की उम्र 1 महीने की है। सेना के सामने चुनौतियां इस समय कई मोर्चों पर है। एक तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की बढ़ी हुई गतिविधियां। इसके साथ साथ आतंकवादियों से मोर्चा लेने के लिए सेना और पुलिस मिलकर अब इस नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और सेना का कहना साफ है, आतंकवादियों का जीवन काल अब केवल 1 महीने का रहेगा। यानी हथियार उठाया तो मौत की उल्टी गिनती शुरू। सुरक्षा बलों को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि श्रीनगर जिले का रहने वाला एक भी शख्स अब किसी भी आतंकी गुट में शामिल नहीं है। लश्कर के टॉप कमांडरों में शामिल इरशाद राशिद शनिवार को ढेर किया गया। श्रीनगर के सोजित इलाके का रहने वाला था। इसके खात्मे के साथ ही श्रीनगर में रहने वाला कोई भी नागरिक अब आतंक के खेल में शामिल नहीं है। श्रीनगर शहर की जहां तक बात करें तो आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगी है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि श्रीनगर शहर और आसपास के इलाके जहां तक उनका ताल्लुक है, तो अब इस पूरे इलाके में कोई भी एक्टिव मिलिटेंट नहीं बचा है। कल श्रीनगर के HMT क्षेत्र में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मार दिया गया था और उनमें से एक श्रीनगर शहर का ही निवासी था। और उसके बाद अब आज जम्मू कश्मीर पुलिस के IG ने कहा है कि पूरे इलाके में कोई भी एक्टिव मिलिटेंट नहीं बचा है। इस कामयाबी के पीछे सेना और स्थानीय प्रशासन की साझा कोशिश है। सबसे पहले समझते हैं कि सेना ने अपने ऑपरेशन में क्या बदलाव किया। सूत्रों के मुताबिक सेना को मिलने वाली खुफिया जानकारी सटीक हुई है। सेना को स्थानीय लोगों से पहले से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। उनसे मिली जानकारी सही हो रही है। सेना ने अपने ऑपरेशन में आम लोगों को होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति बनाई, जो जमीन पर भरोसा जीतने के लिए बहुत कारगर रही। सेना के मुताबिक इस समय कश्मीर घाटी में आवाम आतंकवादियों से त्रस्त है और इसी वजह से सेना और पुलिस को बढ़ चढ़कर
खुफिया जानकारी आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में पता चल रही है। तो एक तरफ टेक्निकल इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से सेना अब आतंकवादियों के खिलाफ क्लिनिकल ऑपरेशंस को अंजाम देने में सफल हो रही है। आतंक की लड़ाई में स्थानीय प्रशासन का भी रोल कारगर रहा है। पिछले 1 साल के दौरान हथियार उठाने वालों में बड़ी गिरावट आई है। आम लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और इसके पीछे स्थानीय प्रशासन का अहम रोल है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और टेररिस्ट का एक्टिविटीज बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा भी था, लेकिन उसके तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत प्रमाण में शांति है और जो मुठभेड़ देख रहे हैं ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि बहुत लिमिटेड एरिया में हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रिक्रूटमेंट भी आजकल हो नहीं रहा है। इसका मतलब है पब्लिक की इस ये से निर्णय से खुश है और वो अभी अपना तरक्की अपना विकास ये देखना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति की कोशिश से पाकिस्तान बहुत परेशान है। उसकी फौज की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की घटना में 39% तक की बढ़ोतरी हुई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इसके पीछे उसकी मंशा सिर्फ घुसपैठ कराने की है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने अब आतंक का साथ न देने का मन बना लिया है। श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, आज तक। उधर पाकिस्तान लाए, लेकिन पिछले 6 महीने में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी गई है। जनवरी से लेकर अब तक 154 आतंकवादियों को सेना ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अभी सूबे में 160 से 170 आतंकी सक्रिय हैं। वहीं आतंकवादियों के स्थानीय स्तर में भर्ती में लगातार कमी आई है। ये घटकर 48% हो गई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक अब अपने आखिरी पड़ाव में है। अब उसका खात्मा निश्चित है और उस आतंक के खात्मे का देश इंतजार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हुए आपको सेना के कामयाब ऑपरेशन की 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर शोपियां की है, जबकि दूसरी तस्वीर पुंछ की है। सेना ने शोपियां में आतंकवादियों के एक ठिकाने को खोज निकाला है। आतंकी यहां भारी तादाद में हथियार छिपाए हुए थे। वहीं पुंछ में सेना को दूसरी कामयाबी मिली। सेना ने आतंक के ठिकाने को न सिर्फ ध्वस्त किया, बल्कि 2 आईडी बम और 36 ग्रेनेड बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर चोट करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 हाइडआउट तबाह किए गए। सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली है और इस तरह से चुन चुन कर लगातार कोशिशें हमारे सैनिकों की, सेना की जारी है कि जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से आतंक से मुक्त किया जाए। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के चंगुल से छूटे अफगान नागरिक निदान सिंह सचदेवा आज भारत आ गए। निदान सिंह के साथ उनके परिवार के सदस्यों समेत 11 सिख और हिंदू अफगानी भारत आए हैं। निदान सिंह को पिछले महीने गुरुद्वारे से तालिबान ने अपहरण कर लिया था। 18 जुलाई को निदान सिंह तालिबान के चंगुल से छूटे। उनके अपहरण के मामले में अफगानिस्तान में सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय के मामले को नए सिरे से सामने रखा है। निदान सिंह समेत अफगानिस्तान के सिख हिंदू अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न के आधार पर भारत में शरण मांगी है। उनका मामला बीजेपी समर्थकों को सीएए की जरूरत को सामने रखने का मौका दे रहा है। निदान सिंह ने भारत आकर कहा भी है कि अफगानिस्तान के सिख आतंक के चंगुल से बचकर भारत को अपना घर बनाने आए हैं। वो मेरे को तो गुरुद्वारे से ले गया, वो उधर 20 घंटे बाद पहुंच गए। वहाँ पे खून साफ रहा, शरीर सारा खून था। फिर वो रात सवेरे मेरे को निकाला, पेड़ नहीं होता, पेड़ के साथ मेरे को बांध लिया। इधर भी मारता है, इधर भी पीछे से भी मारता है। अभी ये नहीं है कि मेरे बिल्कुल क्या बोलो तेरे को, बिल्कुल पक्की है सब मार पीट से। कभी क्या बोल रहा था, कभी क्या बोल रहा, कभी बोलता मुसलमान बनो। मैंने बोला मुसलमान क्यों बोलो, मेरा अपना धर्म है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह, मेरे धर्म है, क्यों मुसलमान बनो। ये देश तो हमारा है, ये दुनिया हमारा है, ये दिन तो हमारा है, और दिन तो है ही नहीं, वो धर्म कहाँ है। मैंने बोला इतना धर्म जो है वो सब फालतू है, तेरे मुसलमान का धर्म सही है। बहुत ज्यादा बहुत सारे सवाल
जिसके जवाब के तहत ये हिंदुस्तान आए हैं और उनका कहना है कि हिंदुस्तान को अपना घर बनाने के लिए ये लोग लौटे हैं। उधर राजस्थान के सियासी संकट में कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको देते हैं, स्पीकर सीपी जोशी ने अपने अधिकारों को लेकर सबसे बड़ी अदालत में गुहार लगाई है, लेकिन राजस्थान की लड़ाई को कांग्रेस अब सड़क पर लड़ने के मूड में आ गई है। कांग्रेस राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो लोकतंत्र बचाने के नाम पर कांग्रेस देश भर के राजभवनों को घेरने का प्लान बना चुकी है। कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। जाहिर तौर पर राजस्थान की लड़ाई को कांग्रेस अब देश का मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कि नई लड़ाई, राजभवन पर करो चढ़ाई, ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेता खुद ब खुद कह दे रहे हैं। सब कानून मर्यादा नियम कायदे कांग्रेस को मानने होंगे, अशोक गहलोत जी को मानने होंगे, मंत्रिमंडल को मानने होंगे। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। क्या आप समझते हैं कि कोई भी गवर्नर कभी भी, मैं इस गवर्नर या राजस्थान की बात नहीं कर रहा, विलंब करेगा या मनाही करेगा असेंबली के सेशन को बुलाने में? क्या कोई राज्यपाल कह सकता है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं तारीख दूं कि नहीं, तब पहले एजेंडा दिखाओ मुझे? क्या राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है एजेंडा, जो कि असेंबली के अंदर विचार विमर्श होगा जिसका? 24 जुलाई को ही राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस ने राजभवन के खिलाफ तेवर 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिखाया। हाईकोर्ट ने फैसले में सचिन पायलट गुट पर कार्रवाई से स्पीकर को रोका है। वैसे तो राजस्थान के संग्राम में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख आगे की लड़ाई की दिशा तय करेगा, लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर रणनीति बुन ली है। कांग्रेस सोमवार को देश भर में राजभवनों को घेर सकती है। ये प्रदर्शन ठीक उसी तर्ज पर हो सकता है जैसे जयपुर में हुआ था। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। बीजेपी के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। कांग्रेस को राजस्थान की लड़ाई को लोकतंत्र बचाओ का नाम देना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर कोर्ट की लड़ाई को लेकर राय बटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर पक्षकार हैं, इसलिए कांग्रेस को कोर्ट में दखल देते नजर नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि कांग्रेस राज्यपाल की ओर से हो रही देरी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर सकती है। गहलोत सरकार ने पहले सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल की ओर से 6 सवाल पूछे जाने के बाद गहलोत कैबिनेट के नए प्रस्ताव में 31 जुलाई से विधानसभा बुलाने की मांग हुई। प्रस्ताव में गहलोत सरकार ने कहा है कि वो कोरोना पर चर्चा कराना चाहती है। इसमें 6 बिल पेश करने का हवाला भी दिया गया है। दरअसल चाल ये है कि इसी बिल में वोटिंग करा ली जाए, व्हिप जारी कर दिया जाए और सचिन पायलट गुट के जो 19 विधायक हैं उन्हें अयोग्य किया जाए। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी विधानसभा के, तो खुद ही अशोक गहलोत सरकार बहुमत में आ जाएगी। कांग्रेस जहां जहां सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसमें राजस्थान सबसे बड़ा सूबा है। इसलिए गहलोत के साथ पार्टी आलाकमान ने सरकार बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। गहलोत समर्थक विधायक जयपुर के फेयरमाउंट होटल में जमे हुए हैं। राजनीति की कसरत अभी और कितने दिन चलेगी, इसे कोई कह नहीं सकता। दिल्ली से आनंद पटेल और जयपुर से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, आज तक। राजस्थान के बहाने कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान भी आपको सुनना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना से इंटरव्यू में उद्धव ने कहा है कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी हो वो आज ही गिराए, अभी इस साक्षात्कार के दौरान ही गिराए, फिर देखता हूं मैं। ये महाविकास अघाड़ी सरकार है और अच्छा काम कर रही है। अगर कोई पैसे के बूते ऑपरेशन लोटस चलाना चाहता है तो ये नहीं चलने वाला। वे महाराष्ट्र में हमारी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ बताते हैं, लेकिन पैसे के दम पर अन्य सरकारों को गिराते हैं। ये लोकतंत्र की बीजेपी की परिभाषा है। इस तरह से उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है बीजेपी पर। आगे बढ़ते हुए बात अब कोरोना की हम करेंगे। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, मगर इस संक्रमण के बीच देश खुद को ढाल भी रहा है। इसीलिए इस कोरोना काल में भी अब अनलॉक 3 की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल और जिम
खोले जा सकते हैं। बीत रहे हैं वैसे वैसे कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना की मार सबसे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,85,000 के पार चला गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना की लड़ाई देश पूरे एहतियात के साथ लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। कोरोना ने यूं तो देश में डर का माहौल बना दिया है, लेकिन इस कोरोना काल में भी धीरे धीरे स्थितियों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। अब चर्चा चल निकली है कि कोरोना की मार के बीच अनलॉक 3 होने वाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कई बातें कही गई हैं। 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ हॉल खोलना चाहते हैं, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि 25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिनेमा हॉल में 2 गज की दूरी और जरूरी एहतियात बरते जाएं। अनलॉक 3 में जिम भी खोले जा सकते हैं। जिम मालिक बहुत दिन से जिम खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जो जून महीने तक चला। 30 जून को अनलॉक 3 के तहत कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों को खोला गया। उसके बाद 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हुआ, जो 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। अब अनलॉक 3 में उम्मीद की जा रही है कि राहत की एक तीसरी किश्त मिलेगी। लेकिन इस राहत की किश्त में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी और जरूरी नियमों का पालन करते रहें। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की रफ्तार किस हद तक तेज हो गई है, इसको आंकड़े के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,85,522 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से देश भर में अब तक 32,063 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 8,85,577 लोग ठीक हुए हैं। बात अगर राज्यों की हो तो कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 3,75,799 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, जहां 2,13,723 कोरोना संक्रमित, जबकि तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा यहां पर 1,30,606 तक हो गया है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 96,298 पर पहुंच गया है। जबकि 5वें नंबर पर कर्नाटक है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,942 तक जा पहुंचा है। इन सबके बीच खबर है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय बनसोडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संजय बनसोडे एनसीपी के नेता हैं और उद्धव सरकार में राज्य मंत्री हैं। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री आनंद सिंह भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। कर्नाटक सरकार में आनंद सिंह वन और पर्यावरण मंत्री हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियम कायदे आप हर हाल में मानते रहें। वहीं कोरोना की रफ्तार लोगों को दिलों में दहशत भर रही है। पूरी दुनिया इस उम्मीद में बैठी है कि जल्द ही कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बने और इस महामारी से निजात मिल सके। बहुत सारे देशों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल पड़ा है। वैक्सीन बनाने में सबसे आगे अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मगर इस बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक आशंका भी जता दी है। कोरोना की मार से तड़प रही दुनिया बेकरार है कि कब ये अच्छी खबर आए कि कोरोना संक्रमण को खत्म करने वाली वैक्सीन बन गई है। वैक्सीन बनाने में सबसे तेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चल रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जिस वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, उसके अब तक के नतीजे सुरक्षित आए हैं। वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के संकेत भी दे रही है।
मगर इस संकेत के साथ ही वैज्ञानिकों ने एक आशंका भी जता दी है। अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के एग्जीक्यूटिव एसोसिएटिव डीन डॉक्टर कार्लोस डेल रियो ने कहा है कि अगर हम कोई विमान बना रहे हैं तो समझ लीजिए अभी हम उसके प्रोडक्शन लेवल पर हैं। अभी सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये विमान आपको सुरक्षित जमीन पर उतार सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुझे यहां से पेरिस लेकर जा सकता है। डेल रियो आगे कहते हैं कि यह सामान्य नहीं है कि किसी वैक्सीन के शुरुआती चरण में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हों, लेकिन बाद में वो फेल हो गए। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन उस वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार हुई है जिससे चिंपांजी में सामान्य जुकाम के लक्षण पैदा होते हैं। इस वायरस में इतना बदलाव हुआ है ताकि ये कोरोना वायरस की तरह दिख सके। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन कोरोना वायरस की तरह दिखती है, जिससे इंसान का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम इससे लड़ना सीख सकता है। We can see that the vaccine does induce a robust immune response in the volunteers. The vaccine really does perform in exactly the same way as we've seen with other vaccines of this type. वैक्सीन का ट्रायल जल्द ही कामयाब हो, वैसे हर तरफ से ये भी दुआ की जा रही है। उधर चीन के जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है, वही चीन अब अपना गुनाह छिपाने के लिए नई नई साजिशें रच रहा है। इल्जाम है कि उसने कोरोना के एपिसेंटर वुहान में वायरस के सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं। यह शक तब और गहराया जब वुहान में बाढ़ का पानी घुस गया। दुनिया को शक है कि चीन के वुहान में बाढ़ आई नहीं बल्कि वो लाई गई है। शहर डूबा नहीं बल्कि उसको डुबोया गया है ताकि सबूत मिटाए जा सकें। इस खुराफात में चीन अपने ही लोगों पर जुल्म ढाने से भी बाज नहीं आ रहा। अब वुहान में आया साजिश का सैलाब। वुहान की बाढ़ के पीछे चीन का दिमाग। कोरोना के सबूत मिटाने के लिए लाया सैलाब। वुहान में बर्बादी का यह मंजर सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं, ये चीन की बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा है। शहर डूबता रहा, लोग उजड़ते रहे और चीन साजिश पे साजिश कर दुनिया के साथ छल करता रहा। ये चीन के हुबई का वही वुहान इलाका है जहां से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब यह इलाका बाढ़ में डूबा है। अब चीन की चालबाजी देखिए, वो वुहान से अपने गुनाह के सबूत धो रहा है। आरोप है कि पहले उसने कोरोना वायरस के सबूत मिटाने के लिए वुहान में कृत्रिम बारिश करवाई और अब वुहान को डुबोने के लिए अपने बांध खोल दिए। सीधे शब्दों में कहें तो वुहान डूबा नहीं, डुबोया गया है। आरोप है कि वुहान में बाढ़ सिर्फ बारिश के चलते नहीं आई है। एक बांध से पानी को जानबूझकर छोड़कर वुहान को डुबोया गया है। यह बांध वुहान से 368 किलोमीटर दूर यिलिंग जिले में है। यह पानी यिलिंग जिले के इसी डैम से छोड़ा जा रहा है। हालात इतने बदहाल हो गए कि शहर में 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बाढ़ के बीच WHO की टीम कोरोना की पड़ताल करते हुए वुहान पहुंची, लेकिन चीन कहां मानने वाला था। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उसने पैतरा बदला और जांच दल को क्वारंटीन में भेज दिया। हालांकि WHO ने सधी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी कुछ इस तरह जाहिर की। वैसे तो लोगों का क्वारंटीन होना और सीमाओं में रहकर काम करना एक आदर्श स्थिति नहीं है, फिर भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। तो क्या चीन ने WHO टीम के वुहान शहर में आने से पहले कोरोना के सबूत मिटाने के लिए बाढ़ की साजिश रची? चीन की जेल में यातनाएं झेलने के बाद देश छोड़ने को मजबूर हुई एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग की माने तो सच यही है। ये जानबूझकर उठाया गया कदम था। चीनी अधिकारी जानबूझकर हुबेई प्रांत के शहरों में बाढ़ ला रहे थे ताकि कोरोना महामारी में चीन की भूमिका और उससे जुड़े सबूत मिटाए जा सकें। WHO की टीम को जांच से रोकने पर दुनिया दंग है, लेकिन चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि झूठ, दगाबाजी, मक्कारी चीन के चरित्र का हिस्सा है। उससे ना तो ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है, ना उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। चीन को किसी आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को बेदाग साबित करने के लिए अपने लोगों को ही बाढ़ में डुबोने से भी परहेज नहीं करेगा। वुहान में आई बाढ़ इसका सबसे ताजा सबूत है और ये पहली बार नहीं हो रहा। चीन अपने नागरिकों के साथ क्या करता है ये पूरी दुनिया जानती है। आज तक ब्यूरो।
तो साजिश वाली बाढ़ से गुनाह धोने की ये कोशिश चीन की। उधर असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने प्रलयंकारी रूप ले लिया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जिंदगी के लिए आफत बन गई है। हाल बद से बदतर हो चुके हैं। अब तक 24 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। अब तक 123 लोगों की जान गई है। कई इलाकों में पानी ठहरने से लोगों के सामने बीमारी का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र के लहरों के सामने कुछ नहीं बचा। गांव बह गए, 100 से ज्यादा की मौत हो गई। खेत खलियान डूब गए, फसल बर्बाद हो गई, सड़कें बह गई, मवेशी मारे गए। त्रासदी शब्द छोटा पड़ गया। असम के नया गांव की बर्बादी देखिए। सैलाब ने कुछ नहीं छोड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अपनी जान बचाने के लिए लोग इस बांध पर ही डेरा डंडा लगाए बैठे हैं। क्या इंसान और क्या मवेशी, सबका बस यही बांध ही सहारा है। लोगों को मुश्किलें भी हुई है क्योंकि यहाँ पे आने जाने के लिए तो रास्ता सारा पानी से भरा हुआ होता है और लोगों के घर में भी पानी भर जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है। पानी इससे ज़्यादा भी हो रहा है। कभी कभी छोड़ रहा है तो हम लोग तो घर से सामान लेकर कभी घर में घुसता है, पानी फिर छोड़ देता है और ऐसे करते करते तो इधर एक नाव भी नहीं है। हम लोग कितना परेशान है। इधर गोरू भी है, छोटा छोटा बच्चा लोग भी है। अभी हम लोग कैसे चले गए? अभी नाव से देने से हम लोग को फायदा होता। ये किसी एक व्यक्ति का दर्द नहीं है। 24 लाख की आबादी प्रभावित है इससे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप रहिए खबरदार और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।